हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन डिस्कस करूंगा, जो बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में एक सवाल उठता है कि प्रकाश क्या होता है। हमें प्रकाश के बारे में पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्रकाश क्या होता है। तो आइए देखते हैं। प्रकाश विकिरण ऊर्जा तथा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक दृश्य भाग है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, तथा जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में गमन करता है। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, जो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम श्वेत प्रकाश या दृश्य प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये जो प्रकाश है ये वस्तुओं को दृश्यमान कैसे बनाता है। जैसे सपोज करो हम किसी कमरे में हैं और वहाँ बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रही है। जैसे ही हमारा बल्ब या ट्यूबलाइट ऑफ होती है या लाइट चली जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वो प्रकाश ही है जो हमें वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। वो कैसे बनाता है, आइए इमेजिन करते हैं। हम एक पेड़ है, सपोज दैट एक पेड़ है, यहाँ सूर्य है और यहाँ हम खड़े हुए हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस पेड़ से टकराता है, जब सूर्य का प्रकाश इस पेड़ पर पड़ता है या गिरता है तो इस पेड़ से उस प्रकाश का परावर्तन होता है। जो परावर्तन होने के बाद वह प्रकाश, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वो हमारी आँख की रेटिना पर एक प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वह वस्तु हमें दिखने लग जाती है। जिस रंग, जिस कलर, जिस शेप की वस्तु है, या छोटी हो या बड़ी हो, हमें वो उसी साइज शेप या रंग की दिखाई देती है। इसका और कारण ये है कि जब प्रकाश किसी रंग पर पड़ता है तो वह उसी रंग को परावर्तित करता है और बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, जिससे वह वस्तु हमें जिस कलर, जो शेप और जिस साइज की हो वो दिखाई देती है। और वो कैसे दिखाई देती है? सपोज डेट यहाँ एक पेड़ है, जो पेड़ की यहाँ पत्तियाँ हैं जो हरे कलर की, यहाँ हरे कलर की पत्तियाँ होती हैं पेड़ की। जब सूर्य का प्रकाश, जो हमारा 7 कलरों से मिलकर बना हुआ है, जब 7 कलर इस पेड़ पर पड़ते हैं तो वो 6 कलरों को अवशोषित कर लेती है। 6 कलर जो हैं वो अवशोषित हो जाते हैं और बाकी बचा एक कलर हरा, वो हरे रंग को परावर्तित करती है। और हरे रंग को परावर्तन होने के पश्चात उसका प्रतिबिंब हमारी आँख की रेटिना पर बन जाता है, जिससे वह पेड़ हमें हरे कलर की पत्तियां होती हैं, वो हरे कलर की पत्तियोंदार दिखाई देता है। और जितना बड़ा पेड़ है या जितना ही साइज पेड़ का है वो हमें उसी साइज का दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि कोई वस्तु हमें सफ़ेद रंग की है तो सफ़ेद की ही क्यों दिखाई देती है, लाल की है तो लाल कलर की ही क्यों दिखाई देती है, या कोई नीली वस्तु है तो वो हमें नीली कलर की क्यों दिखाई देती है, काली वस्तु है तो वो हमें काले कलर की क्यों दिखाई देती है। तो होता ये है कि जब कोई प्रकाश लाल कलर की वस्तु पर, लाल कलर की, जैसे सपोज दैट कोई सेब है वो लाल कलर का होता है, फूल है वो भी लाल कलर का होते हैं, जब गुलाब का फूल है वो भी लाल कलर का होता है। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, या सेब हो या गुलाब हो पड़ता है, तो वो क्या करता है, 6 रंगों को तो अवशोषित कर लेता है और लाल रंग को वो क्या करता है, परावर्तित करता है, जिससे हमारा सेब या गुलाब लाल कलर का दिखाई देता है। अब सपोज डेट कोई नीले कलर की वस्तु है तो सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना है, जब वो इस वस्तु पर पड़ता है तो वो 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है और बाकी एक रंग को परावर्तित कर देता है, जिसका वो
बना हुआ है, जिससे वो बना हुआ है, जिससे वह वस्तु हमें नीली दिखाई देती है। अब प्रश्न उठता है कि कोई वस्तु हमें सफेद दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो हमारा सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना है, जब सफेद वस्तु पर पड़ता है या गिरता है तो उस वस्तु से वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है और किसी रंग को वो अवशोषित नहीं करता। सफ़ेद वस्तु दिखने का कारण ये है, जब सूर्य का प्रकाश जो हमारा 7 रंग का मिलकर बना हुआ है, जब सफ़ेद वस्तु पर गिरता है तो वो किसी रंग को अवशोषित नहीं करता, वो पूरे 7 के 7 रंगों को परावर्तित कर देता है, जिससे वो वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। सफ़ेद कलर की जो वस्तु है वो हमें सफ़ेद इसलिए दिखाई देती है कि जो 7 रंगों के मिलकर जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, जब उस वस्तु पर पड़ता है तो वो कोई सूर्य के किसी भी कलर को, 7 रंगों में से किसी भी कलर को अवशोषित नहीं करता है, वो सभी रंगों को जो है सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, जिससे वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। अब प्रश्न यदि कोई करता है या आता है परीक्षा में कि कोई वस्तु हमें काले रंग की दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? कोई वस्तु हमें काले रंग की दिखाई क्यों देती है? जैसे सपोज दैट ये काले रंग की वस्तु है, ये हमें काली क्यों दिखाई देती है? इस प्रश्न का उत्तर ऐसे देंगे कि जब हमारा सूर्य का प्रकाश जो हमारा 7 रंगों से मिलकर बना है, जब काली वस्तु पर गिरता है तो वो क्या करता है? 7 रंगों को, सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना है, वो 7 रंगों को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, और इसलिए वो काली दिखाई देती है। सफ़ेद क्यों दिखाई देती है? कि वो सभी रंगों को परावर्तित करती है, किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती, इसलिए वो सफ़ेद दिखाई देती है। काली क्यों दिखाई देती है? कि सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना है, जब इस काली वस्तु परावर्तित होता है तो वो 7 रंग को अवशोषित कर लेता है, 7 रंग को अवशोषित कर लेता है और कोई भी रंग परावर्तित नहीं करता, जिससे वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। तो अभी यहाँ तक हो गया। अब एक बार और डिस्कस करते हैं इनके बारे में, एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए ये पेड़ है जो हरे पत्तीदार है, हरी पत्तियां हैं इसमें। जब सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पर गिरता है तो 7 कलर होते हैं सूर्य के प्रकाश में, तो क्या करता है? जो 6 कलर हैं उनको वो अवशोषित कर लेगा और मात्र एक कलर जो हरा है उसको वो परावर्तित कर देगा। उसका प्रतिबिंब हमारी आँख की रेटिना पर पड़ जाएगा, जिससे वह वस्तु हमें जिससे वह पेड़ हमें हरा दिखाई देगा और जिस शेप और जिस कलर का है वो उसी कलर का दिखाई देगा। अब प्रश्न उठता है कोई वस्तु हमें सफ़ेद क्यों दिखाई देती है? तो सफ़ेद का दिखने का कारण ये है कि जब सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना है सफ़ेद वस्तु पर आपतित होता है तो वो क्या करता है कि वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करता। यहाँ कोई भी रंग अवशोषित नहीं होगा। जब श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वहाँ कोई रंग अवशोषित नहीं होता, कोई रंग अवशोषित नहीं होता और वो कोई रंग अवशोषित नहीं होता और वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, जिससे वह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। अब कोई वस्तु हमें लाल क्यों दिखाई देती है? जब सूर्य का प्रकाश जो हमारा 7 कलरों से मिलकर बना हुआ है, जब लाल वस्तु पर गिरता है तो वो 6 रंगों को तो अवशोषित कर लेगा, मात्र एक रंग जो लाल कलर का है उसे वो परावर्तित कर देगा, जिससे वह वस्तु हमें लाल दिखाई देगी। अब चौथा प्रश्न, कोई वस्तु हमें नीली दिखाई देती है क्यों? जब सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जब किसी नीली वस्तु पर आपतित होता है तो वो 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है, मात्र नीले रंग को परावर्तित कर देता है, जिससे वो वस्तु हमें नीली दिखाई देती है। अब कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है, काली दिखाई देती है, तो सफ़ेद में ये होता है कि अब सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना है, जब सफ़ेद वस्तु पर गिरता है तो वो कोई भी रंग अवशोषित नहीं करती, सभी रंग परावर्तित करती, जिससे वो सफ़ेद। और काली क्यों दिखाई देती है? जब सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जब काली वस्तु पर गिरता है तो वो 7 रंगों को अवशोषित कर लेती है,
काली वस्तु 7 रंगों को अवशोषित कर लेती है, कोई भी रंग परावर्तित नहीं करती, जिससे वो काली दिखाई देती है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ये क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है? हमने प्रकाश की परिभाषा दी कि प्रकाश विकिरण ऊर्जा तथा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक दृश्य भाग है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों विकिरण के रूप में गमन करता है। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ये क्या है? तो सूर्य से हमारा जो प्रकाश आता है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में आता है, जो 7 रंगों से मिलकर, जो 7 प्रकार की किरणों से मिलकर बना होता है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है कि वे कण या तरंग जो जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कह लो, जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण बोल लो, जब वे कण या तरंग, यानी कि वे कण या तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब वो है जहाँ ऐसा माध्यम जहाँ वायु उपस्थित ना हो, उसे निर्वात बोलते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश के वेग से गति करते हैं, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं या विकिरण है वो 7 प्रकार के होते हैं। इनमें सभी की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगी, या प्रकाश की चाल इन सभी के बराबर होगी। इन सभी की चाल बराबर होती है, वो होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है वो सूर्य से जब प्रकाश आता है तो वो विकिरण के रूप में आता है। विकिरण 7 प्रकार के होते हैं। ये गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगिक प्रकाश, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, लघु तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें, ये सब विद्युत चुम्बकीय विकिरण हैं। इनके रूप में ही प्रकाश गमन करता है। तो पता चल गया विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होता है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण कण या तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बारे में बता दिया। अब आ गया हमारा दृश्य प्रकाश क्या होता है। दृश्य प्रकाश क्या होता है? तो हमारे जो नेत्र हैं वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जिस भाग के प्रति संवेदनशील होते हैं उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य पारस है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होता है। दृश्य प्रकाश जो हमारे जो मानव नेत्र हैं, उनके मानव नेत्र जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसका एक छोटा सा भाग है। देखिए यहाँ मैंने बनाया है आपके लिए ये दृश्य प्रकाश। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, जब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय विकिरण का ही विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, उसका एक छोटा सा भाग है दृश्य प्रकाश, जिसके प्रति हमारी आंख संवेदनशील होती है। इसे ही हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। और इसका तरंग दैर्घ्य प्रतिशत 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर होता है। तो यही है दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, जिसे हमारी आंख देख सकती हैं। और किसी विकिरण और विद्युत चुम्बकीय विकिरण में से किसी भी विकिरण को या विकिरण माने रेडिएशन को हम नहीं देख सकते। केवल दृश्य प्रकाश को ही हमारी आंख संवेदनशील होती हैं। दृश्य प्रकाश के प्रति हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं, जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो प्रकाश जब चलता है तो विकिरण के रूप में चलता है, जो 7 प्रकार की किरणों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हमने विकिरण बोला है। अब दृश्य प्रकाश समझ में आ गया। दृश्य प्रकाश जो है मानव नेत्र विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जिस भाग के लिए, जो मानव नेत्र हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जिस भाग के लिए संवेदनशील होते हैं, यानी कि संवेदनशील का मतलब ये होता है हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं। एक आँख होती है जो देखती है, जिसका प्रतिबिंब हमारी आँख पर बनता है। हमारी आँख वही जो देखती है उसका संकेत मस्तिष्क तक पहुँचाती है। तो आँख हमारी संवेदी अंग है, ठीक है। एक हमारी त्वचा होती है,
एक हमारी जीभ होती है, एक हमारी कान होते हैं। तो ये 5 जो हैं हमारे संवेदी अंग हैं, जिनमें से आँख है। तो मानव नेत्र विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जिस भाग के प्रति संवेदनशील होते हैं उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पारस 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच होता है। अब अगला प्रश्न उठता है कि जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनके आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के आधार पर वितरित करते हैं। हम विद्युत चुम्बकीय विकिरण को जो है उसकी आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के आधार पर वितरित करते हैं या बांटते हैं, तो उसे ही हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इसका तरंगदैर्ध्य पारस जो है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर होता है। यदि हम इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻5 नैनोमीटर से 10⁻13 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर में बोलेंगे तो इतना बोलेंगे, 10⁻5 नैनोमीटर से 10⁻13 नैनोमीटर, और यदि मीटर में बोलेंगे तो 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर इसका तरंगदैर्ध्य पारस है। तो ये विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है। यानी कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ही उनकी आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के आधार पर वितरित करना। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण को उनकी आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के आधार पर यदि हम वितरित कर दें तो उसे हम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बोलेंगे या कहेंगे। इसका तरंगदैर्ध्य पारस 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है। अब ये मैंने बना के दिखाया है आपको, यहाँ देखिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है कि ये रेडिएशन है। रेडिएशन जब प्रकाश सूर्य से आएगा, सूर्य से प्रकाश यानी कि विकिरण जब आएगा तो वो 7 रंगों में आएगा, जो इस प्रकार कण के रूप में भी चलेगा और तरंग के रूप में ही चलेगा, जो हमारे यहाँ दिखाया हुआ है। इसकी ये तरंगदैर्ध्य है। तरंगदैर्ध्य क्या होती है कि एक चक्कर में, किसी तरंग द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो ये तरंग वाले चैप्टर में इसमें तरंगदैर्ध्य होती है, आवृत्ति होती है, और तुम्हारा तरंग की तीव्रता होती है, तरंग की ऊर्जा होती है, आवृत्ति। तो ये तरंग वाले चैप्टर में पढ़ती है। तरंग होता क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ तथा लहर है जो माध्यम के कंपन करने से उत्पन्न होता है, और तरंग जो है वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। आइए इसे समझते हैं। ये है तुम्हारा, मैंने विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक बना के दिखाया है आपको। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो सूर्य के प्रकाश से जो आती हैं किरणें, उन्हें विकिरण कहते हैं। उन्हीं विकिरणों को मिला के ये उनकी आवृत्ति और उनकी तरंगदैर्ध्य के आधार पर वितरित किया गया है, उसे ही हमने विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम बोला है। तो इसमें गामा रे आती हैं सबसे पहले, जिनकी तरंगदैर्ध्य जो है बिल्कुल कम होती है। तरंगदैर्ध्य देखिए यहाँ सबसे कम है। तरंगदैर्ध्य जो होती है एक चक्कर पूरा करने में, जैसे एक चक्कर यहाँ से तरंग शुरू हुई और यहाँ के ख़त्म हो गई, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ के ख़त्म हो गई। जैसे यहाँ से हम यहाँ खींचेंगे ऐसे करके, ये तो तरंग क्या होती है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि किसी तरंग द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी तरंगदैर्ध्य होती है। इसकी तरंगदैर्ध्य जो है सबसे कम है। एक चक्कर में चली गई दूरी सबसे कम है, तो गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी, और सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य होगी वो दीर्घ रेडियो तरंगों की होगी। इसी प्रकार जब हम आ जाते हैं आवृत्ति पर, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में कोई तरंग जितने कंपन करती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। तो एक सेकंड में यहाँ जो है सबसे अधिक कंपन हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कंपनों की संख्या अधिक है एक सेकंड में, और यहाँ कंपनों की संख्या, कंपन तो यहाँ एक ही हो रहा है। समझे ना समझे? तो आवृत्ति क्या होती है कि एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति बोलते हैं। तो तरंगदैर्ध्य एक चक्कर में तय की गई दूरी तरंगदैर्ध्य है, जो सबसे कम गामा किरणों की है, और
आवृत्ति एक यानी कि एक चक्कर में तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य हो गई, और ए प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति जो है सबसे अधिक यहाँ पर होगी गामा किरणों की, तो आवृत्ति सबसे अधिक इनकी है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम इनकी है। तरंग दैर्ध्य इनकी कम, गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होती है, आवृत्ति अधिक होती है। इसी प्रकार यहाँ आ जाइए, यहाँ हमने लिखा है इनके लिए कि तरंग दैर्ध्य एक चक्कर यहाँ से एक साइकिल होती है तरंग में कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, तो ये तरंग दैर्ध्य इसकी यहाँ अधिक है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक इनकी होती है। इधर से जाएंगे इधर की ओर तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, पहले यहाँ कम है, फिर यहाँ से लेके इधर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, और यहाँ से इधर जाएंगे तो आवृत्ति घटती जाएगी। सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों की होती है। अब आवृत्ति हो गई, फिर उसके बाद जो गामा किरणें हैं इनका तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य होता है 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर -10 मीटर तक होता है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है तुम्हारा तरंग दैर्ध्य, तो ये जो विकिरण है विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो तरंग दैर्ध्य परिसर है 10 की पावर 14 से 10 की पावर 4 मीटर तक होता है। इसके बाद आता है गामा किरणें। गामा किरणों की खोज जो हेनरी बेकुरेल और क्यूरे ने की थी। कब की थी? जब वो रेडियो सक्रियता, जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उनके नाभिक से ये गामा किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं। और एक्स किरणों की खोज रोंटेजन ने की थी, और परावैंगनी किरणों की खोज कार्ल रिटर ने की थी, और दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की थी, और अवरक्त किरणें इंफ्रारेड हर्शल ने की थी, और लघु रेडियो तरंगों की खोज हर्टज ने की थी, और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्को ने की थी। अब आ जाते हैं हम दृश्य प्रकाश पर। दृश्य प्रकाश ये यहाँ से लेके ये जो अपना हिस्सा है, जो मानव नेत्र विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जिस भाग के प्रति संवेदनशील होते हैं वो हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वही सूर्य का प्रकाश होता है जो 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे हम इनकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के अनुसार ऐसे वितरित करते हैं। बिब ग्योर, हमको ये याद रखना है, बिब ग्योर, बेजानी हपी नाला, इसको याद रखना है। इन रंगों का क्रम याद रखना है। तरंग दैर्ध्य का बढ़ता, यदि इधर से इधर जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, और इधर से जहाँ आवृत्ति अधिक है, आवृत्ति अधिक है, इसकी आवृत्ति अधिक है, इसकी आवृत्ति कम है, तो इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति घट जाएगी। तो बैगनी रंग यानी कि बी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो पीला, ओ मतलब ऑरेंज नारंगी, और आर मतलब रेड। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इनमें सबसे अधिक जो तरंग, सबसे अधिक आवृत्ति किनकी होती है? बैगनी की। सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी की, और सबसे लाल में यदि इधर आएंगे तो तरंग दैर्ध्य लाल रंग की सबसे अधिक होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। तो ये हो गया हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो हमने जो प्रकाश की परिभाषा दी उसमें हम सभी बातों को डिस्कस करके यहाँ दिखाया है। थैंक यू।